अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स से है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स की, कि डायनेमिक्स क्या है। तो डेफिनेशन: डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the motion with reference of force। याद रखिएगा, इससे पहले वाला चैप्टर का नाम था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स भी मैकेनिक्स की ब्रांच है और मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है। इसी तरीके से डायनेमिक्स भी क्या है, मैकेनिक्स की ब्रांच है, और ये मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है। काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और डायनेमिक में भी हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम मोशन के हवाले से जब भी स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स, वहाँ फोर्स का हम जिक्र नहीं करते, फोर्स के हवाले से कोई हम डिस्कशन नहीं करते। जबकि डायनेमिक्स जो है वो मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, वी स्टडी अबाउट द मोशन। हम मोशन के हवाले से स्टडी करेंगे विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स। फोर्स के रेफरेंस की बेस पे हम मोशन को स्टडी करेंगे कि कितनी फोर्स अप्लाई होगी, तो क्या एक्सेलरेशन होगी, कितना मास होना चाहिए। सारी जो फोर्स के हवाले से जो भी रिलेशन, जो डिस्कशन होती है, वो डायनेमिक्स में आते हैं। जबकि काइनेमेटिक्स में फोर्स वगैरह के हवाले से आपने वहाँ कुछ भी डिस्कस नहीं किया होगा। तो इस चैप्टर का आगाज हमारा जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। सर आइजैक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों लॉ बेसिकली क्या एक्सप्लेन करते हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ये तीनों लॉ जो हैं वो बेसिकली क्या एक्सप्लेन करते हैं। सर आइजैक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान, एंड द फोर्स एक्ट अपॉन इट, और उसके ऊपर जो अप्लाई होने वाली जो फोर्स है। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर अप्लाई होने वाली जो ऑब्जेक्ट है, उसके हवाले से यहाँ जो भी रिलेशन डिस्कस होगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। यानी न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं उसमें बेसिकली यही चीज़ है कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर अप्लाई होने वाली जो फोर्स है, उन दोनों के दरमियान जो भी रिलेशन होगा वो न्यूटन्स लॉ की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये था इसका इंट्रोडक्शन। आइए हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें कहा जा रहा है एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। भाई पहले लॉ में इसने कह दिया कि जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो चीज़ रुकी हुई है वो रुकी हुई रहेगी, और जो चीज़ यूनिफॉर्म मोशन करिए, जिस तरह हरकत कर रही है वो उसी तरह हरकत करती रहेगी, इन अ स्ट्रेट लाइन हरकत करती रहेगी। अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इज स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको उसकी जगह से चेंज ना करें। जैसे मिसाल के तौर पर ये पेन है, अब ये पेन जो है वो रेस्ट में, अब ये कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो और इस पेन को उठाकर किसी और जगह पे ना ले जाए, तब तक ये पेन रेस्ट में ही रहेगी। चाहे इसको 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, कितनी भी हो जाए, जब तक कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो जिस हालत में है वो क्या रहेगी, उस हालत में ही क्या रहेगी, रहेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कह रहा है। सेम इसी तरीके से रेस्ट वाली चीज़ तो समझ में आ रही है, लेकिन अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रही है, हरकत कर रही है, तो न्यूटन ने कहा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, वो ऑब्जेक्ट उसी रफ्तार के साथ, उसी मोशन के साथ वो क्या करता रहेगा, हरकत करता रहेगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, हर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा, और इन यूनिफॉर्म मोशन, या वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस जब तक के कंपेल टू चेंज, जब तक कि आप उसमें तब्दीली ना लाएं, इट स्टेट, उसकी स्टेट में जब तक कि आप तब्दीली ना लाएं,
कैसे लाएं? बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके तब तक उसकी स्टेट में अगर आप तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक वो उसी स्टेट में रहेगा। मिसाल के तौर पे एक बॉल है, बॉल को मैं ज़मीन पर क्या करता हूँ, स्लाइड करता हूँ। बॉल जो है वो आगे जाएगी जाएगी, एक वक्त आएगा रुक जाएगी। तो इसको रोकने में किसका किरदार होगा? ज़मीन की फ्रिक्शन। इसको रोकने में किसका किरदार होगा? एक्सटर्नल फोर्स, हवा जो होगी, एयर रेजिस्टेंस होगी, हवा उसको रोकेगी, ज़मीन की फ्रिक्शन होगी। अगर ये दो फोर्सेस ना होती तो ये बॉल जिस रफ्तार के साथ जा रही है वो जाती ही रहती जाती रहती जाती रहती, जब तक कि कोई सामने उसके सामने रुकावट नहीं आएगी तब तक वो चलती रहेगी। तो सेम यहाँ न्यूटन ने यही कहा कि जो चीज़ जिस हालत में रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन के साथ हरकत कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ हरकत ही करती रहेगी जब तक के ऊपर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको रोका ना जाए। आइए एक्सप्लेनेशन की हम बात करते हैं थोड़ा सा इस न्यूटन्स लॉ की। द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन अ स्टेट ऑफ मोशन इज इनर्शिया। हमने कहा कि ये जो है ना, जो चीज़ जिस हालत में है वो उसी हालत में रहती है ना, उसकी उस एबिलिटी को कहते हैं इनर्शिया। द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन अ स्टेट ऑफ मोशन। भाई वो जिस हरकत में है और वो उसी हरकत में रह रही है और अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही, उसकी उस टेंडेंसी को, उसकी उस एबिलिटी को हम कहते हैं इनर्शिया। देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लगे। अब नेट फोर्स को थोड़ा सा मैं यहाँ समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ और डायग्राम की मदद से मैं आपको जो है वो समझाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, एक डायग्राम आपके सामने, ये ऑब्जेक्ट है, 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही है और 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही होगी? जवाब है 0, क्योंकि इसने इसको कैंसिल कर दिया, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सेम इसी तरीके से अगर 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही हो और 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो यहाँ लग रही हो, तो ये दोनों भी क्या करेंगे? ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो यहाँ हमने कहा कि नेट फोर्स लगनी चाहिए। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो ये जिस हालत में उसी हालत में रहेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कह रहा है नेट फोर्स लगनी चाहिए। तो नेट फोर्स के लिए मैंने क्या किया? 5 न्यूटन की फोर्स को यहाँ कर दिया 3 न्यूटन। तो अब 2 न्यूटन यहाँ बढ़ गई ना, तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आ गई? 2 न्यूटन। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ हमने यही कहा, देयर इज नो नेट फोर्स। अगर जब तक नेट फोर्स नहीं लग रही, सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब तक के कोई नेट फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन रखेगा। इफ दैट वेलोसिटी इज 0, अगर ये वेलोसिटी 0 है, देन द ऑब्जेक्ट रिमेन्स रेस्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, 0 वेलोसिटी के साथ है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी विल चेंज बिकॉज ऑफ द फोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स लगेगी, जैसे मैंने कहा ना 5 न्यूटन वाली को 3 न्यूटन कर दिया, तो सामने की तरफ से 2 न्यूटन फोर्स बढ़ गई, तो 2 न्यूटन की नेट फोर्स लग रही थी। तो यहाँ कह रहा है इफ एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर नेट फोर्स उसके ऊपर लगेगी, द वेलोसिटी विल चेंज बिकॉज ऑफ फोर्स। वेलोसिटी में तब्दीली आएगी फोर्स की वजह से। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया का भी नाम देते हैं। अब ये इनर्शिया क्या है? पेपर में इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आइए हम इसकी बात करते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ ऑब्जेक्ट possess any change in its state of rest or of uniform motion is known as inertia। भाई वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी बॉडी होती है, वो क्या करती है? अपोज करती है। एनी चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी स्टेट जो रेस्ट वाली जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए क्या करती है? अपोज करती है। भाई वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और इसी तरीके से वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ हरकत कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। उसकी उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इनर्शिया। और ये इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर इज द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा। जितना ज़्यादा हेवी ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्टेट को चेंज करना उतना मुश्किल होगा। एक बहुत बड़ा पत्थर है जो रेस्ट में पड़ा है, हमें कहा जा रहा है उस पत्थर को हरकत करानी है, तो हमें कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी? क्योंकि इतना बड़ा पत्थर है, स्टोन इतना लार्ज है, उसका मास बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए क्या होगा? हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी होगी, क्योंकि उसमें इनर्शिया भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। वो अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहेगा। मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जितना ज़्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। इफ फोर्स, अब देखो मैथमेटिकली अगर न्यूटन्स लॉ की बात की जाए, इफ फोर्स इक्वल टू 0,
नेट फोर्स अगर ज़ीरो होगी तो उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं आएगी, और एक्सेलरेशन नहीं आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मैथमेटिकल जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना भाई, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिमेन अनचेंज। भाई एक्सटर्नल फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स जो है, अगर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो होगी वो एब्सेंस होगी, यानी नेट फोर्स जीरो होगी, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहेगी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी वो अनचेंज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हम फिजिकल एप्लीकेशन की बात करेंगे। व्हेन अ मूविंग कार सडनली स्टॉप, भाई एक गाड़ी है जो हरकत कर रही है, सडनली स्टॉप, अचानक से रुक जाती है। पैसेंजर हेड गेट्स पुल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपने देखा होगा अचानक से गाड़ी रुकती है तो जो पैसेंजर गाड़ी के अंदर होते हैं उसके सर जो है वो आगे की तरफ आता है। टू प्रिवेंट दिस एक्शन ड्राइवर फास्टेन सीट बेल्ट। अब देखो अचानक से गाड़ी रुकती है तो उसका सर जो है वो फौरन आगे की तरफ आएगा, तो इस एक्शन को बचाने के लिए क्या किया जाता है, सीट बेल्ट बांधा जाता है, ताकि अचानक से गाड़ी जब अगर रुके किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में तो इंसान का सर जो है वो आगे वाली सीट के साथ जाकर, आगे वाली स्टीयरिंग के साथ जाकर टकरा ना जाए। व्हेन वी हिट यूज्ड मैट्रेस बाय अ स्टिक, डस्ट पार्टिकल कम्स आउट ऑफ इट। हमने कहा कि हमारे पास अगर मैट्रेस है उसके ऊपर हम स्टिक मारते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल उससे उड़ते हैं। तो वो क्या होते हैं, स्टिक मारने की वजह से क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं। इससे पहले डस्ट पार्टिकल थे वो रेस्ट में थे, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की तो वो क्या हो गए, वो हरकत करना शुरू हो गए। इन ऑर्डर टू कैच अ मूविंग बस सेफली वी मस्ट रन फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। हम एक चलती हुई बस है ना, हम चाह रहे हैं कि वो बस पकड़े, तो पहले हमें क्या करना होता है, भागना होता है। हम क्या करते हैं, भागते 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 हैं और चलती हुई बस को पकड़ते हैं। हम खड़े रहकर चलती हुई बस को अगर पकड़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो क्या होता है, हमें इनर्शिया को मेंटेन रखना होता है। तो इन ऑर्डर टू कैच अ मूविंग बस सेफली वी मस्ट रन फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। बस की डायरेक्शन, बस जिस डायरेक्शन में जा रही है हमें पहले भागना होता है और भागते भागते उस बस को पकड़ते हैं, क्योंकि हमें इनर्शिया मेंटेन रखना होता है। और फिर इसी का उल्टा कर लो, व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड टू जंप ऑफ अ मूविंग बस। मूविंग बस है, एक बस जो है वो क्या कर रही है, हरकत कर रही है, और उस हरकत करती हुई बस से हमें अगर क्या करना है, जंप करना है, वी मस्ट ऑलवेज रन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। हमें पहले क्या करना होता है, जंप करने के फौरन बाद हमें शॉर्ट डिस्टेंस तक भागना होता है आफ्टर जंपिंग ऑन अ रोड टू प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम जंप करते हुए अगर हम डायरेक्ट क्या हो जाए, जंप करते हुए अगर जो है वो हम अगर डायरेक्ट रुक जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। इसीलिए हम चलती हुई बस से अगर जब भी जंप करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें जो है वो पहले क्या करना होता है, थोड़ा सा भागना होता है ताकि हम आगे ना गिर जाएं। तो ये इसकी कुछ फिजिकल एप्लीकेशन थी। अब आइए हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। स्टेटमेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें उसकी रफ्तार में जो तब्दीली आती है, वेलोसिटी में तब्दीली आती है, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, कितनी ताकत आप अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जितना मास है उसके ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब किस तरह डिपेंड कर रहा है, आइए मैथमेटिकली, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, देखिए ये मैथमेटिकल लॉ है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के, जितनी ज्यादा ताकत अप्लाई करोगे उतनी ही ज्यादा, जितनी ज्यादा ताकत अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा रफ्तार में क्या आएगी, तब्दीली आएगी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये एक्सेलरेशन जो है, और से सुनिएगा, ये एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा रफ्तार में क्या आएगी, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रफ्तार में उतनी कम चेंज आएगी। भाई जो अगर एक ऑब्जेक्ट है जितना हल्का होगा, जितना लाइट होगा, उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। लेकिन अगर एक बहुत ही वजनी ऑब्जेक्ट है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, और अगर उसके ऊपर मैं ताकत अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी रफ्तार में इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। तो इसका मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, एक्सेलरेशन और मास के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करते हैं, एक्सेलरेशन आ गया कॉमन, प्रोपोर्शनलिटी कॉमन आ गया, ऊपर एफ आ गया और नीचे क्या आ गया, एम। प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं, यहाँ क्या आ जाता है, इक्वल टू और के आता है कांस्टेंट। यहाँ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 1 के बराबर। हर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 है, 1 यहाँ रख दिया। अब इसी तरीके से जो है वो m यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो f इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। अब बात हम करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करेंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी आप एक्शन करते हो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब यहाँ एक्शन से मुराद क्या है? फोर्स। यहाँ इक्वल एक्शन से मुराद क्या है? फोर्स। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि आप जो भी एक्शन फोर्स अप्लाई करते हो हमेशा उसकी रिएक्शन फोर्स होती है, जो जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है, और वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। मिसाल के तौर पर द मोशन ऑफ अ जेट इंजन, हमारे पास जो वो जेट इंजन होता है वो जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है ना, तो जेट इंजन या रॉकेट की अगर बात कर लो तो वो एक्शन फोर्स जो वो नीचे की तरफ अप्लाई करता है, बदले में रिएक्शन फोर्स के जरिए वो रॉकेट क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है। सेम इसी की वजह जेट इंजन जो होता है वो पीछे की तरफ जो है एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, और बदले में वो रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है? आगे की तरफ जाता है। द मोशन ऑफ अ स्पिनिंग बॉल जो स्पिन होती है ना, तो स्पिनिंग में क्या होता है? स्पिनिंग के नतीजे में एक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई होती है, रिएक्शन फोर्स के नतीजे में बॉल क्या हो जाती है? स्पिन हो जाती है, बॉल घुमाई जाती है ना, आपको मालूम है स्पिन के नतीजे में। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं गाड़ी के टायर की अगर बात की जाए, तो गाड़ी का जो टायर होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़मीन को क्या कर रहा होता है? धकेल रहा होता है, और रिएक्शन के नतीजे में गाड़ी क्या होती है? आगे की तरफ बढ़ती है। बॉल को अगर जोर से दीवार में मारो तो बॉल क्या होगी? टकरा कर क्या होगी? उसी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? वापस आएगी। तो यहाँ यही कह रहा है कि हर एक्शन का, फॉर एवरी एक्शन, फोर्स की बात हो रही है, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ इम्पल्स की डेफिनेशन कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल में आपको आसानी हो। द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इट एक्ट्स। इम्पल्स क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट है? फोर्स और टाइम का। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होती है और कितनी देर में ये फोर्स अप्लाई हुई, कितना टाइम लगा। एक तो होता है फोर्स आहिस्ता 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 जो लगे, और एक होता है फोर्स अचानक से लगे, अचानक से टकराए। तो अचानक से टकराएगी तो उसका इम्पल्स ज़्यादा होगा, और एक फोर्स है जो आहिस्ता 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 इसके ऊपर लगाई जाए, लंबे टाइम तक लगाई जाए, तो उसका इम्पल्स क्या होगा? कम होगा। क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या है? तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स जो है, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। ड्यूरिंग विच इट एक्ट्स, तो यानी इन शॉर्ट आपके पास फोर्स की वैल्यू दी जाए और टाइम ड्यूरेशन दिया जाए, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम इम्पल्स कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे डॉट, जे डॉट नहीं सॉरी, जे डॉट तो ब्रांड हो गया, जे से इसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास जो वो फोर्स है और ये क्या है? टाइम। अब फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है? इससे पहले हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, तो ये किसके बराबर होता है? लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। क्योंकि टाइम में तो तब्दीली आएगी ना, फोर्स और टाइम में जो तब्दीली आती है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इम्पल्स है। लेकिन ये फोर्स और टाइम में जो तब्दीली आती है इन दोनों का प्रोडक्ट चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर भी था। क्योंकि हमने इससे पहले वाली जो डेरिवेशन की है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। भाई हमने ये वाली की ना, मैं आपको बताऊं, हमने एक डेरिवेशन ये वाली की है, हमने एक डेरिवेशन ये की थी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो टी को वहाँ लेके जाओ, तो एफ डेल्टा टी बराबर है किसके? चेंज इन मोमेंटम के। तो ये इम्पल्स चेंज इन क्या है? मोमेंटम के बराबर है। आगे न्यूमेरिकल में हम इसको डिस्कस करने जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।